हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम एंड पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री। तो हमारी भाई आईआईटी जैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2020 पार्ट 3। पहले दो पार्ट हो चुके हैं जिसमें हम फर्स्ट 30 एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 रहेगा जिसमें हम 10 एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑफ ईयर जैम 2020। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस इज रिलेटेड टू केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुपर्ब क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिएगा, इन्होंने बोला फॉर द रिएक्शन शोन इन द स्कीम। यहाँ पे एक स्कीम 1 दे रखी है और इसी स्कीम यहाँ पे इन्हीं से रिलेटेड एक ग्राफ यहाँ पे दे रखा है जो कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, तो इस ग्राफ को देख के, इस कंसंट्रेशन प्रोफाइल को देख के आपको K1, K3, K2, K4 के बीच में रिलेशन बताना है क्या होगा और आप इसे कैसे देख पाएंगे। तो इस ग्राफ का एनालिसिस करना है और इसके हिसाब से आपको बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन होता है इस टाइप का, दिस इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेट करता है बेसिकली आपका, यह है सिक्वेंशियल रिएक्शन का क्वेश्चन, सीरीज रिएक्शन का क्वेश्चन है ना। आपको केमिकल काइनेटिक्स में सिक्वेंशियल रिएक्शन एंड आपका पैरेलल रिएक्शन पढ़ाई जाती है, तो उसी में से ये क्वेश्चन रहा होगा यहाँ पे। हाँ देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये ए हमारे पास कोई रिएक्टेंट रहा होगा इनिशियली, ये बी में कन्वर्ट होगा और बी सी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है और इसके लिए रेट कांस्टेंट K2 है। तो अगर आप इनिशियल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे बात करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन ए की ए नोट रही होगी और इन दिनों की 0 रही होगी, क्योंकि अभी तक ये बनना स्टार्ट हुए ही नहीं है रिएक्शन में, है ना। उसके बाद किसी भी टाइम t पे यहाँ ए नोट में से कुछ कंसंट्रेशन कम हो गई होगी, मान लेते हैं x कम हो गई होगी, तो उतना ही बना होगा b, और b में से भी कुछ आपका डिसोसिएट हो जाएगा y। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से। अब मेन जो क्वेश्चन होता है, मेन अगर आप इस ग्राफ को अच्छे से समझना चाहते हैं, उसके पीछे का रीजन ये है। अब भाई आपको ये बताना है कि ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी, है ना। तो ये देखिए, अगर आप ए की कंसंट्रेशन की बात करेंगे, ये आपका जैसे आपके फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैल्यू निकालते हैं वैसे ही निकाल दो। ए में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ए यहां से फर्स्ट ऑर्डर की स्पेशल केस ही होते हैं। तो जब आप इनकी वैल्यू निकालोगे तो ए की कंसंट्रेशन एट टाइम टी क्या हो जाएगी, ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर इनटू में ई की पावर माइनस K1 इंटू टी। तो ये आपका जो है बन गया ए की कंसंट्रेशन। बी की कंसंट्रेशन की अगर आप बात करोगे तो यहां पे आएगा K1 इंटू में ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको डिवाइड करेंगे K2 माइनस K1 से। ठीक है, इंटू में ई की पावर माइनस K1T माइनस ई की पावर माइनस K2T। तो ये आपकी बी की कंसंट्रेशन आ जाएगी और इसी प्रकार आपकी सी की कंसंट्रेशन भी आ जाएगी। अब जी हमारा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देखिए यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई K1 का रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा रहा हो K2 से, K1 का जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा रहा हो K2 से। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे K1 इंटू में T इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K2 इंटू में T। अगर आप ऐसा बोलोगे, अगर आप साइन चेंज करेंगे तो यहां पे माइनस लगा देंगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी, ये वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी। ये बात आपको समझ लेनी है। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन आप यहां से ये भी निकाल सकते हैं कि भाई अगर K2 इज वेरी, तो K2 को हम नियर अबाउट नेग्लिजिबल 0 के करीब बोल सकते हैं। तो यहां ऐसा करने से क्या होगा, देखिए पहले वाले की तो बात सेम ही है, यहां पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है और इसका ग्राफ आपको ऑलरेडी पढ़ाया जाता है। इसका जो ग्राफ बनाएंगे आप, मान लो इनिशियली ये हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने ये ग्राफ जरूर पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास इनिशियल कोई कंसंट्रेशन है ए नोट, तो टाइम के साथ साथ उसकी कंसंट्रेशन ऐसे डिक्रीज करती। ये हमारा नॉर्मल ग्राफ होता है, ये हमने ए के लिए बना दिया। ये किसके लिए, ए के लिए। बट अब आप बी के लिए ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, बी के लिए तो यहां पे हमें ये बात कब आ रही है, ये बात कब होगी जब K1 का रेट वेरी वेरी ग्रेटर देन है K2 से। तो ये सिचुएशन आप ध्यान से देख लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो यहां पे जैसे ही आप फिल करेंगे इसको, K2 नेग्लिजिबल हो रहा है तो यहां पे ये 0 के इक्वल हो जाएगा, इस K1 से ये K1 कैंसिल हो जाएगा, ये वाली जो पूरी पावर होगी ये भी 0 हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली जब आप देखेंगे ये माइनस साइन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस साइन।
और ये आपका, तो जब आप देखेंगे ये इंक्रीज कर रहा होगा। अब ये जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या करेगा भाई, इंक्रीज। तो ये यहां से स्टार्ट होगा कुछ इस प्रकार से, एंड ये आपका कुछ इस तरीके का ग्राफ रहेगा, ठीक है, बी की। और यहां पे एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पे बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम रही होगी, बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम रही होगी, ठीक है। उसके बाद सी की कंसंट्रेशन भी लगातार इंक्रीज ही कर रही होगी, यहां से सी की कंसंट्रेशन का भी वेरिएशन कुछ आप ऐसा ही दिखाएंगे, लगातार इंक्रीज कर रही होगी, ठीक है। लेकिन बी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है अगर K1 इज ग्रेटर देन K2। इसका दूसरा वर्जन समझिएगा स्टूडेंट, देखिए अगर आपका ये K1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो A कन्वर्ट होना चाह रहा बी में, ये वाला जो रेट है वो बहुत, ये वाला जो कन्वर्जन है वो बहुत ज्यादा है और ये वाला कन्वर्जन कम है, इसीलिए बी के बनने का रेट बहुत ज्यादा है ना, कंसंट्रेशन और इस तरीके से आप देखेंगे वो इंक्रीजिंग दिखाई देगा, ठीक है। K1 अगर आपका K1 बड़ा है तो, ठीक है। अगर K2 बड़ा है K1 से, फिर आपका सी के फॉर्मेशन का रेट ज्यादा रहेगा, सी के फॉर्मेशन का रेट ज्यादा रहेगा, बी का कम। जैसे ही ए से बी में आएगा, बी से लगातार सी में कन्वर्ट होता जाएगा। ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू K1। अगर आपको इतना समझ में आ जाता, आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहला आपको यहां पे देखिएगा, ये हो गया जी आपका आर है, आर से आप एस में जा रहे हैं, तो एस लाइक दैट बी, यहां पे एस जो है वो बी के तौर पे काम कर रहा है, क्या वो भी एक प्रकार से बी ही है, ठीक है। तो इस ग्राफ से समझते हैं भाई, ये आर है आपका ना, ये आर है, ये तो डिक्रीज कर रहा है, ये तो नॉर्मल, यहां से कुछ नहीं पता लग रहा है। उसके बाद अगर हम चले एस के ग्राफ को देखें, एस का ग्राफ क्या रहा भाई, इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ये रहा। अब मैंने यही बात आपको बताई है कि अगर बी की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, या जो ग्राफ में वेरिएशन बहुत कम आएगा, कब, जब K2, वहां का K2 ग्रेटर देन होगा K1 से। अगर ये वाला यहां से यहां, ये वाला रेट ज्यादा और ये वाला कम है, तो मान लो थोड़ा सा एस बनेगा, एस फटाक से बी में कन्वर्ट हो जाएगा। कब पॉसिबल होगा, ये जब पॉसिबल हो सकता है जब K3, तो इस ग्राफ से ये देखने, एस की कंसंट्रेशन, एस की इस पीक से देखने से ये मिल रहा है कि K3 इज ग्रेटर देन K1, K3 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, K3 इज ग्रेटर देन K1, यहां से पता लग रहा है। तो ये तो ऑप्शन दिखा रखा है जी, तो बी तो हमारा करेक्ट हो गया आंसर, ठीक है जी। उसके बाद यहां पे जब हमने क्या को देखा, तो देखो भाई इंक्रीज एक पावर आई, और ये जो पावर बी मैक्सिमम, ये कब हो सकता है, ये कब हो सकता है, जब ये K2 इज ग्रेटर देन K4, जब K2 K4 से ज्यादा रहा होगा, है ना। अभी थोड़ी सी देर पहले ही तो पढ़ाया है ना, वहां पे K1 K2 की टर्म में, और ये तो जब K2 ग्रेटर देन रहा होगा K2 से, K4 से, K2 ग्रेटर देन मेरा, तो ए ऑप्शन भी करेक्ट हो गया स्टूडेंट। उसके बाद बात आती है जी, हम इस K1 और K2 में कैसे रिलेट करेंगे, इस K1 और K2 में कैसे रिलेट करेंगे। देखिएगा भाई, यहां पे आपको देखना पड़ेगा, ये वाला जो रेट है, इसके बनने का रेट ये होगा जी, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वैसे इन दोनों ग्राफ से आपको पता लग रहा है। तो भाई क्याऊ के बनने का रेट ज्यादा, अब तो इसमें देख लो ना सिंपली, इसका तो कम ही है रेट, है ना, एस का कम रेट है, इसलिए यहां से ये पता लग गया कि Q2 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K1। इस ग्राफ से पता लग रहा है भाई वेरिएशन ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इसका रेट ज्यादा रहा होगा, इस K2 का रेट K1 से ज्यादा रहा होगा, ये सिंपल है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था स्टूडेंट, ए बी सी इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाना चाहिए था। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका पूछा गया है केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम से क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहां से पूछा गया, एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन ना। यहां पे कोई साई है XYZ, डिस्क्राइब द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल, है ना। आप सभी को पता है कि साई जो हमारा वो वेव फंक्शन होता है, XYZ का मतलब 3 डायमेंशनल रहा होगा, 3 डायरेक्शन में ये रहा होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x एंड x प्लस dx, y एंड y प्लस dy ये रहा। तो हमें पता है भाई साई का अकेला कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। हाँ, अगर हम साई का स्क्वायर कर देते हैं, साई का स्क्वायर, इसी को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये रहा। तो सबसे पहले देखिए यहां पे क्या बोला गया कि साई स्टार XY, यानी कि जो वेव फंक्शन है उसका कॉन्जुगेट लिया है
स्टार, तो साई स्टार एक्स एक्स वाई जेड इनटू में ये क्या, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये अकेला रिप्रेजेंटेशन नहीं देता, इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, ठीक है। यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, डी टाउ अगर साथ में होता है, डी टाउ का मतलब यही होता है कि तीनों में डायरेक्शन में डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, अगर साथ में ये लिखा होता तो हम बोल देते कि दिस इज ट्रू। बट अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डी टाउ नहीं दिखा रखा, डी एक्स वाई वाई जेड नहीं दिखा रखा, ठीक है। तो ये आपका नहीं पॉसिबल होगा। यहां पे देखिए अगर आप वेव फंक्शन जो है उसका मोड लेके स्केयर कर दे और साथ में क्या लगाएं, डी एक्स डी वाई डी जेड, यस बिल्कुल ये करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को, ये करेक्टली रिप्रेजेंट। उसके बाद देखिए पहले और सी में क्या डिफरेंस है, ये भी ठीक है, यहां तक ठीक है। अब यहां पे क्या रहा है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, इसका मतलब ये भी इसको करेक्टली रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, ये भी इसको करेक्टली रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। अब डी भी यहां पे ऐसा कुछ होता नहीं है भाई, डी वाला भी ऐसा कुछ होगा यहां पे नहीं, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी एंड सी आएगा। तो ये बेसिक नॉलेज से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कोई ज्यादा हाई फाई लेवल का ये क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। ये बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन आसान है, ठीक है। हो सकता है कि आपको लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी टफ लग रही हो, लेकिन क्वेश्चन इजी है, ये ज्यादा टफ नहीं है। देखिए क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इन वाटर द एंथैल्पी ऑफ अ प्रोटीन इन इट्स फोल्डेड स्टेट, HF मतलब फोल्डेड स्टेट, उसकी एंथैल्पी इज लोअर देन दैट इन इट्स अनफोल्डेड स्टेट। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे जो एंथैल्पी है अनफोल्डेड स्टेट की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फोल्डेड स्टेट, है ना। यही बात तो कही, सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमको ये दे दी है, बहुत ही बढ़िया भाई। उसके बाद द एंट्रोपीज ऑफ फोल्डेड एंड अनफोल्डेड स्टेट आर, SF बोले तो एंट्रोपी फॉर फोल्डेड एंड SUF बोले तो फॉर अनफोल्डेड, ठीक है, एंट्रोपी रिस्पेक्टिवली। द कंडीशंस अंडर विच दिस प्रोटीन स्पॉन्टेनियसली folds in water at temperature T is R। देखिए स्पॉन्टेनिटी के लिए आपको क्या पढ़ाया जाता है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस में T इंटू डेल्टा S। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए आपको यह पढ़ाया जाता है और यह बोला जाता है कोई भी रिएक्शन या कोई भी इक्वेशन जो भी आप बोले, कोई भी फिनोमिना, वो स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आए। जब डेल्टा G नेगेटिव हो तो ये वाला फिनोमिना आपका जो है स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। डेल्टा G पॉजिटिव आ जाएगी, डेल्टा G की वैल्यू, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तो इससे हमें देखना पड़ेगा, इससे इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। पहली बात तो देखिए भाई, अनफोल्डेड स्टेट की जो है ग्रेटर आ रही है, ठीक है। तो एंथैल्पी की अगर हम बात करें, यहां पे मान लेते हैं भाई इसको हम चाहते हैं कि ये नेगेटिव आए, तो ये नेगेटिव कब आ सकती है, ये नेगेटिव कब आ सकती है, जब फोल्डेड की जो है ये कब आएगी भाई नेगेटिव, ये हमें नेगेटिव चाहिए क्योंकि इसके नेगेटिव आने की वजह से इसके नेगेटिव आने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। हालांकि इसका जो वर्जन दिखाया गया है वो कुछ अलग तरीके से है ना, ऑप्शंस अलग तरीके से एंट्रोपी से रिलेटेड है। बट इसको जब आप ऐसे लिखोगे ना, डेल्टा F माइनस ये HF यानी कि एंथैल्पी ऑफ फोल्डेड माइनस एंथैल्पी ऑफ अनफोल्डेड अगर ज्यादा होगी तो वो पॉसिबिलिटी बनेगी आपका किसके लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा ये ओवरऑल, है ना। माइनस T इंटू डेल्टा S, डेल्टा S को आपको यहां पे क्या लेके आना, नेगेटिव। डेल्टा S को क्या लेके आना आपको यहां पे, नेगेटिव लेके आना। मतलब डेल्टा S जब नेगेटिव आएगा तो ही तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना, या फिर आप इसको नेगेटिव भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझना पड़ेगा जी कैसे। तो सबसे पहले ये कह रहा है यहां पे देखिए, डेल्टा S का मतलब अगर हम यहां पे दिखाएं, डेल्टा S दैट इज एंट्रोपी ऑफ फोल्डेड स्टेट माइनस में एंट्रोपी ऑफ अनफोल्डेड स्टेट, ठीक है। ये से भी लिख सकते हैं इसको। तो अब ये क्या कह रहा है, हमें चाहिए क्या होगा कि ये वाली वैल्यू जो है बेसिकली वो पॉजिटिव आ जाए। पॉजिटिव आएगी तो ये ओवरऑल नेगेटिव रहेगी। अगर ये ओवरऑल नेगेटिव रहेगी, हमने इसको पहले ही नेगेटिव मान लिया है, इसको पहले ही नेगेटिव मान लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये भी बात समझ में, ये कह रहा है भाई एंट्रोपी ऑफ अनफोल्डेड स्टेट अगर ज्यादा कम होगी फोल्डेड से, तो क्या ये कंडीशन बनेगी? यस, बिल्कुल ये कंडीशन बन जाएगी। कैसे? अगर देखो फोल्डेड की ज्यादा होगी अनफोल्डेड से, तो ये बेसिकली आपका ओवरऑल क्या रहेगा जी, पॉजिटिव। ओवरऑल पॉजिटिव रहने से ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव और नेगेटिव ये आपका फिर बन जाएगा, यानी कि ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पहली। तो ये तो ठीक है,
ये तो ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आए, इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब आ सकती है, जब एंट्रोपी ऑफ फोल्डेड स्टेट ज्यादा हो अनफोल्डेड से, तो ये तो ठीक है, ए ऑप्शन। तो अब ये कह रहा अगर अनफोल्डेड को जीरो रख दें, अगर अनफोल्डेड को जीरो रख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ना, अनफोल्डेड को जीरो रखने, ये टर्म यहाँ पे अनफोल्डेड को जीरो रखने से एस एफ तो पॉजिटिव है फोल्डेड वाला, तो यहाँ पे ओवरऑल नेगेटिव और ये नेगेटिव है, तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़े, मतलब अगर आप एंट्रोपी अनफोल्डेड की जीरो रखोगे तो भी आपकी वो स्पॉन्टेनियस होगी क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव होगा, ठीक है, ये बात भी सही है। उसके बाद ये कह रहा अगर आप इन दोनों को इक्वल पुट कर दोगे, देखिए जब इक्वल पुट करोगे यहाँ पे जो डेल्टा एस होगा वो जीरो हो जाएगा, ओवरऑल तो ये नेगेटिव ही आएगा ना, ओवरऑल तो ये नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, इसका मतलब ये भी कंडीशन सही आ रही है, ये भी कंडीशन सही है, इन तीनों से ही एंट्रोपी जो है, मतलब इन तीनों से ही डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन को समझते हैं, फोर्थ ऑप्शन को समझते हैं। यहां पे ये कहा जा रहा है कि एंट्रोपी ऑफ फोल्डेड माइनस अनफोल्डेड इज ग्रेटर देन, ग्रेटर होगी फोल्डेड माइनस अनफोल्डेड डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। तो देखिए इसको जो बेसिकली ये यहां पे लिखा हुआ है इसी को समझते हैं। डेल्टा जी जो है बेसिकली वो किसके इक्वल आ रहा है भाई हमारा, डेल्टा जी इज इक्वल टू एच फोल्डेड वाला, एच फोल्डेड वाला माइनस यहाँ पे अनफोल्डेड वाला, ठीक है ना भाई, ये रहा। उसके बाद हमने क्या लिखा, माइनस टी इंटू में यहां हमने लिखा एंट्रोपी फोल्डेड वाली माइनस में अनफोल्डेड वाली, ठीक है। अगर हम इसको टी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, इसको हम टी से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी टी से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी टी से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी टी से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा भाई, डेल्टा जी बाई टी बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, एच एफ माइनस एच यू एफ डिवाइडेड बाई टी, एंड यहां पे क्या आ जाएगा जी आपका माइनस एस एफ एंड ये वाला, ठीक है जी, ये समझ में आई बात। तो आपसे यहां पे पूछा जा रहा है क्या इसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो इससे, देखिए हमें ये पता है, हमें ये वाली चाहिए नेगेटिव, ये हमें वैल्यू कैसी चाहिए, नेगेटिव चाहिए, क्यों नेगेटिव, इसलिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। तो ये कब हो सकती है नेगेटिव वैल्यू, जब इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू बड़ी हो, इस पूरी टर्म से ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तो ही तो नेगेटिव आएगा ना, तो ही तो नेगेटिव आएगा ना, समझ पा रहे हो, देखो थोड़ा सा समझिए इसको। मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 20 है, तभी जाके तो -10 आएगा ना, हमें चाहिए भी क्या कि नेगेटिव आ जाए, हमें चाहिए भी क्या नेगेटिव आ जाए। तो इसका मतलब ये जो बात लिखी हुई ना कि ये वाली वैल्यू इस पूरी टर्म से बड़ी होगी, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। कहने का मतलब यहां पे ये हो गया कि ये सारी की सारी बातें, ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा ए बी सी डी, देखिए इजी है, अगर आप इन ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे, ऑप्शन से ये क्वेश्चन सोल्व होगा, ऑप्शन से, ठीक है ना। हालांकि उन्होंने पहले बोल रखा था कि भाई फोल्डेड स्टेट की एंथैल्पी कम है अनफोल्डेड स्टेट से, ठीक है। फिर हमें तो स्पॉन्टेनिटी के लिए क्राइटेरिया देखना है ना, तो हमने हमारे हिसाब से इन ऑप्शंस को बनाया, वैल्यू पुट करके देखी, जिससे है ना हम देखिए अगर इसकी बात करोगे तो ये तो एंथैल्पी की डेल्टा एच जो होगा पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आना तो अच्छी बात नहीं होती, स्पॉन्टेनिटी के लिए अच्छी क्राइटेरिया नहीं है, डेल्टा एच नेगेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा एच नेगेटिव बनाया, उसके बाद हमने एंट्रोपी का फंक्शन देखा, एंट्रोपी से हमने इसको रिलेट किया, तो हम इस क्वेश्चन को काफी इजीली कर पाए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए बी सी डी, बढ़िया क्वेश्चन था भाई, बढ़िया क्वेश्चन, ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सॉफ्ट लेविस बेस, इनमें से सॉफ्ट लेविस बेस क्या होंगे भाई, लेविस बेस जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, और सॉफ्ट जनरली कैसे होते हैं भाई, जिनकी पोलराइजिंग पावर हाई होती है ना, जिनकी पोलराइजिंग पावर हाई होती है। आई नेगेटिव बिल्कुल भाई आपका सॉफ्ट लेविस बेस की कैटेगरी में आता है। हाइड्राइड, इसके भी साइज की बात करोगे ना, इसका साइज आपका F नेगेटिव Cl नेगेटिव से भी बड़ा होता है, इसका साइज H नेगेटिव का, जिनका साइज बड़ा हुआ, देखिए पोलराइजिंग पावर जो है, पोलराइजिबिलिटी या पोलराइजिंग पावर रिलेट कर सकते हो साइज से, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होती है। तो इसको भी हम एज ए सॉफ्ट लेविस बेस की कैटेगरी में ही लेते हैं। उसके बाद CO भी एंड आपका ये वाला भी, ये सारे भाई सारे के सारे आपका एक टेबल होती है, जब आपको हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड ये कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, वहां पे टेबल होती है, ये सारे लिखे होते हैं इजीली। तो इसको मैं कहूंगा भाई इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये जस्ट याद रखवाए जाते हैं आपको कि ऐसे ध्यान रखना, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए बी सी डी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, तो देखते हैं क्या। द बोरॉन अडक्ट विच शो 3 सिग्नल इन 1x एनएमआर स्पेक्ट्रम विद द इंटेंसिटी रेशियो 1:2:3 इज क्या है। पहली बात तो भाई आपको यहां पे ये देखना आना चाहिए कि 3 सिग्नल आए, 3 सिग्नल, ठीक है। तो जब हम गए यहाँ पे देखा भाई एक सिग्नल इसका, तीनों जो यहाँ पे ये जो 3 मिथाइल लगे हुए हैं उनके ऊपर जो 3-3 हाइड्रोजन लगे उनका एक ही सिग्नल आएगा, यहाँ का भी एक ही सिग्नल आएगा। तो इसके अंदर तो सिग्नल ही 2 आ रहे हैं भाई, तो 3 सिग्नल बोला है एग्जामिनर ने। इसका मतलब इस ऑप्शन को बिल्कुल एकदम से हटा दीजिए, ये पॉसिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो सिग्नल ही कितने आ रहे हैं जी, 2। सेम अगर आप इस पे जाएंगे, एक सिग्नल इसका आएगा, ठीक है, दूसरा सिग्नल इसका आएगा, ठीक है ना, दूसरा सिग्नल इसका, इसी प्रकार एक सिग्नल तीसरा सिग्नल इसका आएगा और फोर्थ सिग्नल इसका आएगा, ठीक है ना। तो इसका इन दोनों का सेम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला CH2 नाइट्रोजन के साथ, तो 4 सिग्नल आ रहे हैं जी, हटा दो 4 सिग्नल की बात आते ही हटा दो। हाँ, अब इनमें से कुछ होना जाना है, तो आइए समझते हैं। अगर आप इसको बनाएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, ये रहा जी बी, इसके साथ 3 प्रोटॉन लगे हुए हैं, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद ये नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर रखा, अडक्ट तो जैसे ही बनता है ना। उसके बाद CH2 CH3, इसी प्रकार CH2 CH3 एंड इसी प्रकार CH2 CH3, ठीक है। कितने सिग्नल आएंगे भाई, देखो एक सिग्नल ये वाला हो गया जी, दूसरा सिग्नल ये हो गया जी, और तीसरा सिग्नल ये हो गया, ठीक है, 3 सिग्नल है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे 3 प्रोटॉन ऐसे हैं, 3 प्रोटॉन ऐसे जो एक सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है, 3 हो गए जी। उसके बाद देखो 2 2 2 6 प्रोटॉन ऐसे हैं जो एक सिग्नल दे रहे हैं, एंड 9 प्रोटॉन ऐसे हैं, 9 प्रोटॉन ऐसे जो एक सिग्नल दे रहे हैं। इसका जब रेशियो देखोगे, दिस इज 1:2:3, 1:2:3। इंटीग्रेशन रेशियो क्या आ रहा है, इंटेंसिटी रेशियो क्या आ रहा है, 1:2:3। यही तो पूछा था हमसे, इसका मतलब C इज द करेक्ट आंसर, C तो करेक्ट हो जाएगा भाई। इसी प्रकार से यहाँ पे एक इसका आएगा, दूसरा सिग्नल इसका और तीसरा सिग्नल इसका, यहाँ पे भी 3 लगा हुआ है, तो 3 प्रोटॉन एक सिग्नल शो कर रहे हैं। उसके बाद ये 6 प्रोटॉन एक सिग्नल शो करेंगे, उसी प्रकार ये 9 प्रोटॉन एक सिग्नल शो करेंगे, तो ये भी इंटेंसिटी रेशियो 1:2:3। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आना था दैट इज C एंड D इज द करेक्ट आंसर। C और D इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आपका भाई बढ़िया क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछा गया था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स विद 0 मैग्नेटिक मोमेंट हो, नेट 0 डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए, एंड CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी माइनस ये वाली होनी चाहिए, तो बताइए कैसे होगा, ठीक है। देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम चले यहां पे, जो पहला कॉम्प्लेक्स आप देख पा रहे हैं, तो ये क्या रहा होगा, अगर आप बात करेंगे Mn, उसके बाद CO, उसके बाद CH3 है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो CH3 यहाँ पे पक्का ही नेगेटिव रहा होगा, CH3 यहाँ पे पक्का ही नेगेटिव रहा होगा, तो Mn यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहा होगा, Mn यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे एक नेगेटिव रहा, ठीक है, तो इसके ऊपर आ गया जी एक नेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 एंड 4s1 रही होगी, 4s1 रही होगी, ठीक है। तो जब आप इसके लिए स्प्लिटिंग देखेंगे कुछ इस प्रकार से, हमें तो 3d5 से ही आइडिया लग जाएगा, तो इसकी क्या नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगी या नहीं होगी वो समझ लेना है, ठीक है। तो अगर डी में भी देखोगे 1 2 3, ठीक है, 3 तो ये हो गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, इस मॉलिक्यूल का क्या देखना पड़ेगा, 3 तो यहां से ही हमने हो गए, या फिर आप इसे जो है उससे भी देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन को VBT से भी रिलेट कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या रहा होगा, तो ये 3D, ये आपका 4s, इसके अंदर भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो भाई CO है, यहाँ पे क्या लगा हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे CO लगा हुआ जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या यहाँ पे पेयरिंग की पॉसिबिलिटी है, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा और यहाँ वाला भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम बोल तो सकते हैं कि इसकी जो नेट डाइपोल मोमेंट हो सकता है वो 0 है, बट
डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो सकती है, डाइपोल मोमेंट जीरो कैसे होगी इसकी? डाइपोल मोमेंट इसकी जीरो होने वाली नहीं है, और ना ही इसकी सीएफएससी की वैल्यू भी इतनी होगी। सीएफएससी को भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे होने वाला नहीं। उसके बाद है भाई यहाँ पे ये वाला है ट्रांस, ये निकल +2 है। पहली बात तो निकल 2 प्लस का मतलब होता है यहाँ पे D8 से। किससे होता है जी? D8 से। तो D8 के केस में तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए क्या यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं भाई, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती जी, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट ही जीरो नहीं है, तो हम क्यों देखें इसको भाई, आगे देखते ही नहीं, ठीक। तो यहां से इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं, इसको हटा दीजिए। उसके बाद ये वाला कॉम्प्लेक्स आप देख लीजिए स्टूडेंट, यहां से इसकी बात अगर आप करोगे, यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एंड कोबाल्ट +3 का मतलब होता है D6। कोबाल्ट +3 का मतलब होता है D6। यहाँ पे Cn लगे हुए हैं भाई, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड की कैटेगरी में ही आ जाते हैं, तो ये बेसिकली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहा होगा। और कोबाल्ट +3 में तो वाटर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तौर पे ही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भाई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट +3 में अगर आप बात करेंगे, Cn तो होता ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, H2O भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तौर पे काम करता है जब कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो उसके बाद बोला गया कि ये ट्रांस है, ट्रांस, बहुत बढ़िया भाई। ट्रांस अगर आप बनाएंगे इसको तो ये कुछ ऐसा ही बनेगा। जब आप यहाँ पे इसको ट्रांस बनाएंगे, NH3 सॉरी यहाँ पे वाटर के सामने वाटर रख लो, ठीक है ना, 1 मिनट करेक्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे H2O, यहाँ पे भी H2O, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, इसी प्रकार यहाँ पे भी NH3 आएगा, एंड यहाँ पे भी NH3 आएगा। तो क्या इन सभी के डाइपोल मोमेंट एक जैसी है, मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो है? यस बिल्कुल भाई। ये देखिए एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ये सारे। अगर आप यहां से यहां देखोगे, यहां से यहां देखोगे, यहां से यहां, यहां से यहां, तो ये सारे ऑक्टाहेड्रल है, तो ये सारे एक दूसरे की डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसकी डाइपोल मोमेंट भी जीरो है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो है। और अगर आप इसकी सीएफएससी की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए इससे नीचे जो होता है वो हमारा -0.6 डेल्टा ओ होता है, तो यहाँ पे 6 आ रहे हैं, तो -0.4 डेल्टा ओ की मल्टीप्लाई जब 6 से करोगे तो -2.4 डेल्टा ओ आ जाएगा। यस, इसके लिए ये जो डाटा है वो परफेक्ट सेट बैठ रहा है भाई, बिल्कुल परफेक्ट है सी के लिए ये डाटा, ठीक है। इसका मतलब सी तो हमारा आंसर होगा ही होगा, सी तो होगा ही होगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट, अगर आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आयरन भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे Cn लगा हुआ भाई, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आएगा, तो ये और ये एक जैसा ही बन जाएगा, ये और ये एक जैसा ही बन जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो डी भी करेक्ट होगा क्योंकि ये भी D6 है, ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना। उसके बाद ट्रांस है, ट्रांस होने की वजह से इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएंगी। उसके बाद इसकी सीएफएससी की वैल्यू भी -2.4 डेल्टा ओ आएगी, ठीक है भाई। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी एंड डी ही आएगा, सी एंड डी ही आएगा। तो पहले वाला जो है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट अगर इस तरीके से भी जाओगे, इसकी डाइपोल मोमेंट ही देख लो भाई, और कुछ देखने की जरूरत नहीं, इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होने वाली है, ठीक है। इसलिए बस इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, दिस इज रिलेटेड टू स्टीरियोकेमिस्ट्री, इजी है। आपको बताना अकायरल, अकायरल, अकायरल स्टीरियो आइसोमर कौन सा इनमें से होगा, अकायरल, ठीक है भाई। जिसके अंदर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट ना हो वो हमारे जो है किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं भाई, अकायरल की कैटेगरी में आ जाते हैं भाई, है ना। सॉरी अकायरल पूछा ना, अकायरल का मतलब जिसके अंदर कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो, कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो वो अकायरल होते हैं। और कायरल कौन से होते हैं, जिनके अंदर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। देखिए दिस इज एलीन सिस्टम, ये कैसा है भाई, एलीन सिस्टम है ना। एलीन सिस्टम की अगर आप बात करेंगे, मैं आपको पढ़ा देता हूं यहाँ पे, ये देखिए कार्बन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद कार्बन। यहाँ पे जो दो ये कुछ इस प्रकार से होते हैं भाई, एक अबोव द प्लेन, अगर आप इनको प्लेन में मानोगे तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका ए है, ये कोई बी है, और ये कोई सी है, या ये कोई डी है, ठीक है। अगर आपका ए नॉट इक्वल टू बी हो एंड सी नॉट इक्वल टू डी हो
तो यहाँ पे आपका नो POS, यहाँ पे कोई POS नहीं होती, नो COS, ना ही कोई COS होती है ना, ना ही कोई COS होती है, और ना ही यहाँ पे कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। अगर ये A नॉट इक्वल टू B हो एंड C नॉट इक्वल टू D हो, यहाँ पे कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये आपका कायरल बन जाता है भाई। क्या बन जाता है? कायरल बन जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये रहा, यानी कि A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू D। इसका मतलब यहाँ पे ना POS प्रेजेंट है ना COS प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ये तो कायरल होगा जी, हमारा आंसर नहीं होने वाला, हमसे अकायरल पूछा है। सेम दिस इज बाइफिनाइल सिस्टम, बाइफिनाइल सिस्टम। अगर यहाँ पे ये वाले दोनों डिफरेंट हो, क्योंकि इसमें भी ऐसा ही होता है कि एक रिंग अबोव दी प्लेन होती है तो दूसरी यहाँ पे बिलो दी प्लेन, ये कुछ ऐसे होता है स्टूडेंट। देखिए अगर एक रिंग ऐसे है तो दूसरी रिंग ऐसे मिलेगी इसके परपेंडिकुलर, है ना, एक रिंग ऐसे है इस प्लेन में तो दूसरी ऐसे परपेंडिकुलर होती है ऐसे। तो अगर वही सेम कहानी यहाँ पे भी लगती है, अगर ये A और B एक दूसरे के इक्वल ना हो, ये A और B एक दूसरे के इक्वल ना हो और ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो यहाँ पे कोई भी सिमेट्री एलिमेंट, हाँ ये हो सकता है कि ये दोनों और ये दोनों सेम हो, वो अलग है, लेकिन एक ही के ऊपर जो लगे होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, तो ये भी आपका कायरल की कैटेगरी में आ जाएगा, ये भी कायरल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, हमसे कायरल पूछा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भाई साफ साफ देख सकते हैं आप POS इसके अंदर प्रेजेंट है, यहां से जब कट करोगे, हालांकि इसकी फिशर प्रोजेक्शन बना के देख लीजिएगा तो भी आपका जो है यहाँ पे POS मिलेगी, इसलिए ये आपका अकायरल की कैटेगरी में आ गया। और सेम इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको POS दिखाई दे जाएगी, तो ये भी अकायरल की कैटेगरी में आ गया। तो अगेन हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज C एंड D। फिर से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर C और D हो जाता है। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो किससे रिलेट कर रहा है, ये भाई जो अभी अभी हमने NMR का क्वेश्चन पढ़ा था वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। द कंपाउंड्स विच विल हैव ओनली 2 सिग्नल, 2 ही सिग्नल हो और उनका जो रेशियो होना चाहिए वो 3:2 हो, बताइए कौन सा है। देखिए अगर आप बात करेंगे यहाँ पे ये दोनों एक सिग्नल देंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा सिग्नल ये आएगा यहाँ से, दूसरा सिग्नल ये आएगा यहाँ से और तीसरा सिग्नल ये आएगा यहाँ से। तो इसका मतलब 3 सिग्नल हटा दो एकदम से, 3 सिग्नल हटा दो एकदम से। उसके बाद देखिएगा इसका सिग्नल जो है वो कैसा आने वाला है, पहला सिग्नल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आएगा, क्या ये दोनों सेम इन्वायरमेंट शो कर रहे हैं इससे, तो इससे ये सेम इन्वायरमेंट शो कर रहे हैं मान लेते हैं, लेकिन हालांकि सेम नहीं है भाई, सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ये अलग ही लगा हुआ है, तो ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, यहाँ तो बहुत सारे सिग्नल हो गए, तो ये भी हमारा आंसर होने वाला नहीं, ये भी हमारा आंसर होने वाला नहीं। अब यहाँ पे अगर बात करें स्टूडेंट, एक सिग्नल ये दोनों देंगे, ठीक है, उसके बाद ये चारों प्रोटॉन बिल्कुल केमिकली इन्वायरमेंट सेम है भाई, तो ये चारों जो प्रोटॉन है वो एक ही सिग्नल दे रहे होंगे, ये जो चारों प्रोटॉन है वो एक ही सिग्नल दे रहे होंगे दूसरे वाला। तो देखो ये जो यहाँ पे CH3 है ना, बेसिकली यहाँ पे भी CH3 है, तो 2 सिग्नल है और 6 प्रोटॉन यहाँ पे एक सिग्नल दे रहे हैं। उसी प्रकार 4 प्रोटॉन एक सिग्नल दे रहे, तो इंटेंसिटी रेशियो 3:2 हो गया भाई, 3:2 हो गया, तो C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे ये वाला और ये वाला एक सिग्नल दे, मतलब 6 प्रोटॉन एक सिग्नल देंगे, इसी प्रकार ये और ये भी एक सिग्नल देंगे, तो कुल मिला के यहाँ पे भी 2 सिग्नल आएंगे जिनका इंटेंसिटी रेशियो 3:2 रहा होगा। इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर अगेन C एंड D इज द करेक्ट आंसर, C एंड D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेट कर सकते हैं कई काफी तरीके से है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस रिएक्शन, ये आपको बनाना है, तो बताइए कैसे बना होगा। ठीक है ना, ये आपका बनाना और बताना कि कैसे ये बना होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जब 4-आइडोफिनोल आ रहा है, यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल ब्रोमाइड Mg आ रहा है एंड साइक्लोप्रोपाइल ब्रोमाइड। देखिए इसका वैसे तो भाई एग्जाम में तो इसको करने की अप्रोच होगी, अलग सी ही होगी, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन देखिए ये कुछ हद तक आप एक बार बना के देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार, मुझे तो आंसर पता ही ऑलरेडी, तो मैं आंसर से ही चलूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो हम चलते हैं C ऑप्शन से। सबसे पहले ये कह रहा है 4-आइडोफिनोल। ठीक है, तो जी ये मैं बना लेता हूं यहाँ पे फिनोल। ठीक है, ये मैंने बना लिया, यहाँ पे फिनोल बना लिया जी, ये यहाँ पे, और 4th पे मैंने लगा दिया आइडो। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई गई है सबसे पहले
सीजियम कार्बोनेट के साथ, सीजियम कार्बोनेट एंड मिथाइल आयोडाइड। सीजियम कार्बोनेट बेसिकली क्या करता है स्टूडेंट, इसको समझना होगा। तो ये क्या करेगा, दिस इज बेस, ये बेस है, इस एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकाले। तो एसिडिक प्रोटॉन को जब ये बाहर निकालेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से आई बाहर निकल जाएगा, यहाँ से आई बाहर निकल जाएगा। तो पहला जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है हमारा, दैट इज दिस, यहाँ पे ये बनेगा जी, यहाँ पे OMe हो गया एंड यहाँ पे आपका आई आ गया। अब इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए किसके साथ, Mg ईथर के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन हो जाएगी। Mg ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाने से ये पूरा एक ना बेसिकली आप मान के चलिए कि Rx है, ये जो पूरा क्या है, दिस इज R एंड दिस इज X, हैलोजन Rx है। तो इसकी रिएक्शन करवाने से RMgX बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RMgX बन जाएगा। तो आइए बनाते हैं RMgX, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो जैसे ही आपने लिया ये सेम ऐसा कैसा, कोई भी दिक्कत नहीं इसमें, OMe हो गया, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा MgI, क्या आ जाएगा MgI, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया जी। उसके बाद इसकी रिएक्शन जो है मैग्नीशियम ईथर हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। साइक्लोप्रोपाइन कार्बोक्सिल्डिहाइड के साथ करवानी इन दी प्रेजेंस ऑफ THF, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ THF। तो अगर हम इसको देखें, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन एंड कार्बोक्सिलेट, देखिए इसकी रिएक्शन आप करवाइए, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, कुछ इस टाइप के साथ आपको इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी। अब हमें ये पता होता है स्टूडेंट कि अगर RMgX की बात करेंगे, ये वाला पूरा पोर्शन डेल नेगेटिव होता है, ये पूरा यहाँ से डेल नेगेटिव, तो ये एज यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने पे क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका जो है फाइनली किसमें O नेगेटिव हो जाएगा एंड यहाँ पे H, ठीक है। जब आप इसको प्रोटॉन दोगे ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ क्या लग गया, ये पूरा R, इसके साथ क्या लग गया, ये पूरा R। अब इसको जब आप दिखाएंगे तो कुछ ऐसा दिखाएंगे, ठीक है। ये OMe मैं नीचे दिखा देता हूं, यहाँ पे भाई OMe नीचे दिखा दिया इस प्रकार से। इस पोजीशन के ऊपर जो कार्बन है, इसके ऊपर एक तो OH लगा हुआ है और एक आपका साइक्लोप्रोपेन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक साइक्लोप्रोपेन लगा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यही तो है भाई, यहाँ पे देखिए यही तो है यहाँ, ठीक है ना, यही बना हुआ है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जो है ये सीजियम कार्बोनेट एक बेस है, एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, O नेगेटिव अटैक करेगा, I नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ये बनेगा। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन कर देनी है, ठीक है। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O पे एंड फाइनली ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो भाई इसकी जो करेक्ट सीक्वेंस आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन की जो करेक्ट सीक्वेंस आएगी दैट इज C इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा भाई, C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। अगर आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40, द ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट। आप सभी को पता होना चाहिए ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट हो या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, वहां पे कम से कम एक मेटल कार्बन बॉन्ड का होना जरूरी है, कम से कम एक मेटल कार्बन बॉन्ड का होना जरूरी है, तो उन्हीं को हम बोलेंगे। तो सबसे पहला है लिथियम डाइविनाइल क्यूपरेट, लिथियम डाइविनाइल क्यूपरेट। तो यहाँ पे भाई लिथियम रहा होगा बेसिकली, यहाँ पे आपका लिथियम रहा होगा। उसके बाद डाइविनाइल का क्यूपरेट मतलब कॉपर, और डाइविनाइल कुछ ऐसा इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल और कार्बन का बॉन्ड तो होगा ही, इसका मतलब ये तो ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट है, ये तो ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट है, ठीक है। लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड, ये तो भाई बेस होता है ना, ये बेस होता है कुछ इस प्रकार से, ये रहा जी, एंड कुछ इस प्रकार से ये रहा, ठीक है। सही बनाया है या गलत बना दिया है, तो मेरे हिसाब से मैंने गलत बना दिया है इसको। लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल, ठीक है, ये रहा, इसी प्रकार ये रहा नाइट्रोजन। तो दिस इज लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल, यहाँ पे लिथियम। तो यहाँ पे लिथियम मेटल का कार्बन के साथ कोई भी बॉन्ड नहीं होता, ये एक बेस जरूर होता है, तो ये आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं होगा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं होगा। पोटासियम टार्ट ब्यूटोक्साइड, ये भी एक बेस होता है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बात करेंगे, टार्ट ब्यूटोक्साइड का मतलब कुछ इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा इसकी स्ट्रक्चर को, ठीक है। टार्ट ब्यूटोक्साइड, ठीक है ना। तो पोटासियम O के ऊपर नेगेटिव, O के ऊपर नेगेटिव, 1 2 3, हाँ ये कुछ ऐसा बनेगा भाई। यहाँ पे भी कोई आपका मेटल और कार्बन का बॉन्ड नहीं है, तो ये भी ऑर्गेनोमेटालिक नहीं होता। और लास्ट में है आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड।
ना। आइसोप्रोपाइल कुछ इस प्रकार से आ जाएगा ये आपका भाई, आइसोप्रोपाइल ये रहा, और यहाँ पे मैग्नीशियम ये रहा जी Mg, और ये रहा जी आयोडाइड। तो यहाँ पे मेटल और कार्बन का बॉन्ड पक्का ही आपको मिल जाएगा, मेटल और कार्बन का बॉन्ड पक्का ही मिल जाएगा। तो ये कुछ थे जी आपका, हो सकता है मैंने एक दो स्ट्रक्चर यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा भाई, मोस्ट प्रोबेबली तो मुझे लगता है कि मैंने सही बनाई है, फिर भी आप थोड़ा सा इसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ये थे हमारे जो है MSQ टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो कंप्लीट हो गए हैं MSQ। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे NAT टाइप के क्वेश्चंस। होप कि सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।